चलिए दोस्तों, आज हम नया टॉपिक करेंगे और टॉपिक का नाम है शून्य कोटि की अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले अभी तक जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जितने भी और बच्चे हैं वो अपने नोट्स बना चुके हैं बना लें। ठीक है, और फ्यूचर के लिए जैसे अभी क्लास 12th में होंगे वो लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसको कहते हैं? देखो, एक ऐसी अभिक्रिया जो किस पर, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, केवल किस पर निर्भर कर रही है? वो केवल उत्प्रेरक पर निर्भर करती है। जैसे सपोज करो मैंने एक अभिक्रिया ली, मैं ए से बी पे गया। ठीक है, अब यहां पर सांद्रता इसकी कितनी हो सकती है? मान लीजिए मैंने यहां पर 1 मोलर डी है, 2 मोलर डी है, 3 मोलर डी है, कितनी भी आ रही है। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि यहां पर इसको सांद्रता से कोई फर्क नहीं, केवल और फर्क पड़ेगा कि अभिक्रिया किस पे हो रही है, कौन सा उत्प्रेरक आपने लिया हुआ है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो केवल उत्प्रेरक पर निर्भर कर रही है, न कि उस अभिकारक की सांद्रता पर। ओके, तो मतलब कहने के लिए हमें कितनी भी यहां पर सांद्रता आ सकती है हमारी, लेकिन मोस्ट काम कौन कर रहा है यहां पर? इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कौन? उत्प्रेरक। बात समझ में आई आपकी? तो यहां पे लिखा है बेटा, देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं, अभी इसके देखिए टॉपिक क्या होगा जब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा जो बाद में होंगे सबसे लास्ट में। देखो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। मतलब मैंने क्या बताया, कितनी भी सांद्रता आ गई आपकी, ओके, तो जो वेग है मेरा, ठीक है, वो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है? इस वाले अभिकर्मक पर नहीं करेगा, बल्कि डिपेंड करेगा उत्प्रेरक पर। ओके, वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो सीधी बात है भाई, हमारे जब क्या बोलेंगे उसको? शून्य कोटि की अभिक्रिया। ओके, तो फिर से देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता बल, ठीक है, तो वो जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी? आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो एक तो जो आपकी डेफिनेशन दी गई, दूसरी, अभिक्रिया का वेग, कौन? आपका अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है, वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब आप वेग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है अभिकारक की घात कितना? शून्य। बात समझ में आई आपके? मैंने क्या लिखा, जो वेग है वो समानुपाती है किसके? अभिकारक की शून्य। अब यहां पे आप समझ सकते हो, जब इसकी पावर शून्य है तो अभिकारक की यहाँ पे सांद्रता की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब आप पता है किसी की पावर, अगर मान लो ए की पावर में यहाँ पे 0 ले लूं तो इसका मान क्या हो गया? मतलब तो यहाँ पे सांद्रता की हमें जरूरत नहीं है। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो दोनों डेफिनेशन आप लिख सकते हो बोर्ड में, दोनों की दोनों चलेंगे आपके लिए। अब यहां पे मैंने क्या किया, एक शून्य कोटि अभिक्रिया का एग्जांपल है। माना कि एक शून्य कोटि का अभिक्रिया, तो आर क्या है? आपका रिएक्टेंट है, पी क्या है? आपका प्रोडक्ट, मतलब आर अभिकारक, पी उत्पाद, यहां पे मैं लिखा हुआ है। अब के जो जीरो क्या है? वो क्या? अभिक्रिया का स्थिरांक। ओके, के जीरो क्या? हमारा अभिक्रिया का स्थिरांक। ठीक है, तो यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता आप देख सकते हो। हम यहाँ पे कहां पर, हमने क्लास 11th में ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे T1 जो जब 0 समय होगा उस समय आपका उत्पाद तो आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उस समय आपके पास क्या है? अभिकारक ही अभिकारक है, यहां पर आपके पास उत्पाद तो है ही नहीं यहां पर। लेकिन जैसी समय क्या होता है? T2 समय क्या हुआ आपका? T2 समय हुआ, तो अब इस R0 में से, मतलब आप सपोज करो यहाँ पे 100 लेके गए हैं, ओके, तो यहाँ पे उत्पाद क्या है आपका? 100 पे 0 है। लेकिन मान लीजिए t बराबर 0 समय, t बराबर 10 सेकंड या 10 मिनट या 10 आवर्स, ठीक है, के बाद अगर मान लो ये कितना हो गया आपका? 60 हो गया। ओके, तो मतलब क्या इसमें समय के साथ क्या हो रही है? अभिकारक में कमी हो रही है और समय के साथ उत्पाद में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। मतलब ये समय के साथ बढ़ रहा है तो ये समय के साथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो 100 में से ये कितना रह जाएगा आपका? 40 रह जाएगा। ओके, बात समझ में आई आपके? तो हमने क्या किया यहाँ पर, आर से पी, तो R0 कितना है आपका? 0, तो RT क्या हो गया? X। फाइनली मैं यहाँ पे आर टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मतलब ये मेरा क्या है, तो ये कितना आ रहा है? मैं क्या करूंगा, 100 में से जितना ये एक्स बना हुआ है इसे घटा दूंगा, तो 100 माइनस के 60 इक्वल टू कितना आ रहा है? 40। तो आर टी की मेरा क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें? कितना? 100, मतलब R0 माइनस एक्स इक्वल तो एक्स ही फाइंड आउट कर लूंगा, R0 माइनस RT। तो ये हमने एक छोटा सा समीकरण यहाँ पर जनरेट कर दिया। ओके, बोलिए यहाँ तक कोई बात आपको डाउट नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो पहला समझ लेना, एक ऐसी रिएक्शन जो केवल किस पर? उत्प्रेरक पर डिपेंड कर रही है, ना कि अभिकारक की सांद्रता पर।
ओके, तो अब यहां से मैं हम क्या देखा, परिभाषा से, परिभाषा हमारी क्या बोलती है, परिभाषा बोलती है कि जो वेग है, मतलब अभिक्रिया कितनी स्पीड से हो रही है हमारी, सो वेग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अभिकारक की घात जीरो, मतलब जो सांद्रता है वो क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पे हमने वेग का फॉर्मूला ही पता है, ठीक है, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया आपका, के जीरो आ गया। अब माइनस डी आर अपॉन डी टी आपके पास क्या है, वेग का फॉर्मूला है, ठीक है, इक्वल टू के जहां इस वेग स्थिरांक ले लिया हमने आर जीरो। अब आर जीरो की पावर अगर क्या होगी, आर की पावर जीरो होगी तो क्या इसका वैल्यू क्या हो गई आपकी, एक, ठीक है, एक एक स्टेप बाय, जहां के क्या है, वेग स्थिरांक हमने लिया हुआ है। अब समीकरण एक का मैं क्या कर दूं, अवकलन कर दें, समीकरण एक का क्या करें, अवकलन। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं आपका। हमने क्या लिया था यहाँ पे अभी, माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये लिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या हमारे पास के, अब इसको मैं इधर लेके चला जाऊं बच्चों, तो क्या हो गया, माइनस डी आर, ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो गया आपका, के डी टी हो गया। अब ये क्या होगा, माइनस डी आर इक्वल टू, और माइनस को भी मैं उधर फेंक दूंगा तो उधर क्या आ जाएगा, माइनस का के डी टी। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक है, कोई ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। तो ये क्या हुआ, अवकलन किया हमने, ठीक है, अवकलन का क्या है, वेग समीकरण है, समीकरण एक क्या हमारा, अवकल वेग समीकरण है, सॉरी। तो इसकी वैल्यू क्या कर दी, माइनस डी आर अपॉन के डी टी। आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, अब क्या करें, हमारे पास क्या है, अवकलन है, ठीक है, अभी हम इसका क्या करते हैं, समाकलन। समीकरण दो का समाकलन, तो क्या किया, जैसे ही मैंने समाकलन का चिन्ह लगाया तो देखिए के क्या है, मेरा कांस्टेंट है, तो ये क्या आ गया, उससे बाहर आ गया, तो डी क्या होगा, डी आर का समाकलन के, अब किसका होगा, डी टी का होगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, इसका जैसे समाकलन करोगे तो आपका क्या आर आ जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया, के डी टी प्लस सी, सी क्या है, समाकलन स्थिरांक। तो जनरली ये आपको पता ही है, समाकलन जब करोगे तो ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। अब c का मान t बराबर जीरो समय की सांद्रता से ज्ञात कर लेते हैं। अब किसका मान करना है, c का, c समाकलन स्थिरांक, ठीक है। तो t बराबर जीरो समय पर r क्या होगा आपका, r जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करूंगा, t बराबर जीरो रखूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, t बराबर जीरो, ओके, और यहाँ पे क्या है आपका, बोलिए, r, ओके। तो जो ये तो पद मेरा जीरो हो जाएगा, ये क्या बचेगा आपका, c बचेगा केवल, क्योंकि यहाँ पे क्या था मेरे पास, देखिए kt है, तो kt की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पर kt की वैल्यू क्या हो गई आपकी, जीरो, ओके। तो ये बात समझ में है आपके। तो यहाँ था c का मान t बराबर जीरो समय की सांद्रता से ज्ञात कर लेते हैं, t बराबर जीरो। तो ऑटोमेटिक ये पूरा का पूरा यहाँ पे जैसे जीरो रखूंगा बाल को, तो ये कब जाएगा, पूरा का पूरा मेरा स्टेप जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आया, आर जीरो इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो इंटू सी, तो सी क्या आ गया, सी की वैल्यू आ गई मेरी आर जीरो। अब सी का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं समीकरण नंबर 3 में इनकी वैल्यू रखूंगा तो क्या आ जाएगा, आर बराबर माइनस के टी प्लस आर जीरो, मतलब सी का मैंने वैल्यू रखी, तो के टी बराबर क्या आ गया, इसको मैंने इधर फेंक दिया, तो आर जीरो माइनस ये क्या हो गया, आर, ओके। अब के बराबर क्या आ गया, आर जीरो माइनस आर अपॉन टी। अब यहां पे एक समीकरण और है आपके पास, के बराबर एक्स अपॉन टी। अब ये एक्स अपॉन टी कहां से आ गया भाई, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो देखो, तुमने सबसे पहले समीकरण बनाया था तो किसका, एक्स, तो एक्स का समीकरण क्या था आपका, आर जीरो माइनस आर टी। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूं, एक्स रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। तो आर जीरो माइनस क्या है आपका, आर है, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, एक्स रख दिया। तो के बराबर एक्स अपॉन टी। अब यहां पे मैंने सारे के साथ देखो, जहां आर जीरो प्रारंभिक है, आर क्या है, टी समय के बाद प्राप्त सांद्रता, एक्स क्या है, वह अभिकारक की सांद्रता जो टी समय पर अभिकृत हो चुकी है। मतलब क्या, टी समय पर मेरी कितनी सांद्रता, मतलब कितना, मतलब स्टार्टिंग में लेके चला था 100, तो टी समय के बाद मुझे कितना यहां पर मिला। ओके, बहुत ईजी है, आप करिए। समीकरण 4 और 5 शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। कौन से, 4 और 5, ओके। अब क्या करें, अब हमने क्या किया, इससे आरेख बनाना है। क्या बनाना है, आरेख बनाना है। देखो, अतः अभिकारक की सांद्रता आर और समय टी के मध्य आरेख खींचे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 4 को मैंने क्या किया, मॉडिफाई कर लिया, तो फिर से ऊपर वाला समीकरण आ गया, आर बराबर माइनस के टी प्लस आर जीरो। पुनः व्यवस्थित करने पर उसको मैंने क्या कर दिया, आप ऐसा नहीं समीकरण 3 बना दीजिए, किसको, इसको बना दीजिए, समीकरण 4 बना दीजिए, 5 बना दीजिए, इसको 6 बना दीजिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है, जैसा आप करना चाहें। तो समीकरण 4 से r बराबर माइनस के टी प्लस आर जीरो, ओके, यहां पे क्या है उसको पुनः, तो इसकी तुलना y बराबर एम एक्स प्लस सी से कर दिया मैंने। किससे कर दी, y बराबर एम एक्स प्लस सी से। तो y बराबर y अक्ष पे क्या आ गया आपका, r आ गया, सो y अक्ष पे आपके कौन सा आ गया, r आ गया। अब m
प्रवणता होती है हमारी, तो यहां से के क्या हमें प्रवणता मिल गई, यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ है। अब सी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो सी क्या मिलेगा, अंतःखंड मिलेगा, अंतःखंड क्या हो गई मेरी R0 हो गई ये वाली, और टी तो अपना है ही है, ठीक है, मध्य के आरेख मतलब एक्स क्या हो गया आपका टी। तो जैसे ही मैं इसका आरेख बनाना चालू करूंगा बाल को, तो मेरा कहां पे हो रहा है, ढाल प्रवणता कहां आ रही है, माइनस आ रही है, तो याद रखना अगर आपकी प्रवणता पॉजिटिव आती है तो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगी, और अगर माइनस आ रही है तो कहाँ आएगी, नीचे की ओर। तो मेरा क्या रही, ढाल कहाँ आ रही है, नीचे। जैसे मैंने इसको बनाऊंगा तो मेरी प्रारंभिक सांद्रता देखो यहाँ पे कौन है आपकी, कौन है आपकी प्रारंभिक सांद्रता इतनी है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है कम, तो प्रवणता कहाँ आ रही है, ढाल मेरी नीचे की ओर आ रही है। तो इस प्रकार आप क्या बना सकते हो, इसका डायग्राम बना सकते हो। क्लियर, बात समझ में आई। चलिए देखिए आगे। और यहाँ पे मैंने एक चीज और आपको दी है, देखिए कुछ चीजें हटके हैं। अतः प्रवणता का मान वेग स्थिरांक के ऋणायन के बराबर होता है, अतः अंतःखंड का मूल्य R0 होता है। ये प्रवणता सॉरी यहाँ पे गलत लग गया, ये प्रवणता का मान वेग स्थिरांक के ऋणायन के बराबर होता है, और अतः अंतःखंड मूल्य का मान कितना होता है, R0। अतः शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान हर जगह क्या होगा, समान ही होगा। यहाँ पे ग्राफ बना दिया है किसको, क्योंकि वेग इक्वल टू क्या हो रहा है आपका के। ओके, क्यों हो रहा है, फिर से वही वाली बात आ जाती है यार, वेग हमारा क्या है, देखिए वेग इक्वल टू क्या होगा, इस समानुपाती लगाया था मैंने के, और इसके बाद अभिकारक मतलब मैंने यहाँ पे ए ले लिया और इसकी पावर 0, तो ये एक हो गया, तो यार वेग इक्वल टू क्या हो गया आपका, इक्वल टू के। तो ये क्या रहा है, कांस्टेंट रहेगा मतलब उसके लिए, तो यहाँ पे वेग बराबर क्या होगा के। अतः शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग का मान वेग स्थिरांक के लिए क्या होगा, एक जैसा ही रहेगा। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स की। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु समय। अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें किसी भी अभिक्रिया को जो अभिकारक की सांद्रता की आधी रह जाती है। मतलब कहने के लिए अभिक्रिया स्टार्टिंग में मेरे पास 100 था, लेकिन जैसे ही 50 मिनट हुई, ठीक है, मान लीजिए 30 मिनट हुए हमारे, तो अब सांद्रता कितनी रह गई हमारी 50, तो वो आधी रह जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं टी हाफ से दर्शाते हैं। तो आर टी बराबर R0/2, मतलब आर टी का मतलब क्या हो गया, मेरा जो सांद्रता वो कितनी होगी, आधी होगी, समय भी कितना हो गया, आधा। तो दोनों समीकरण में मैंने क्या लगा दिया, समीकरण जो मैंने बनाया था उसमें वैल्यू फिट कर दी, R0 माइनस आर टी की जगह R0/2 कर दिया। तो R0 माइनस R0/2 इक्वल टू क्या आ गया भाई, इसको मैं अगर करूंगा तो 2 यहाँ पर जाएगा, तो 2 में से R0 गया तो कितना बचा, R0। तो टी हाफ इक्वल टू R0 अपॉन कितना हो गया, 2K। अतः किसी भी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, ओके, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु समय टी हाफ मूल सांद्रता के समानुपाती, और जो के है वेग स्थिरांक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, समझ में आया। तो टॉपिक को अच्छी तरह से एक बार खुद करके देख लीजिए, ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या किया है समझ लीजिए, और ये पूरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिलेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के साथ नए टॉपिक के साथ। ओके, अगर नोट्स बना लीजिए और जहाँ भी डाउट्स लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत बहुत ईजी, अगर आप घर पर जाके एक बार खुद से कर लेंगे तो, ठीक है। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, किसके साथ, प्रथम कोटि अभिक्रिया के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ओके, बाय।